हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंड ए नेट पेपर वन सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि जो जनरल रिसर्च जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव वगैरह उनके स्टेप्स क्या होते हैं। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनिट वन पार्ट टू का। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जेके सेट एल एस सेट एंड ए नेट के नाम पे जो लिस्ट है उसमें आपको वो दोनों पार्ट वन भी और पार्ट टू भी एमसीक्यूज मिलेंगे। चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिए और अच्छे से इसको पढ़िए कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में क्या क्या आता है। फर्स्ट स्टेप आता है इसमें आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी आपको एक प्रॉब्लम टॉपिक चूज करना है और उसका प्रॉब्लम चूज करना है कि आप किस पर रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा है रिव्यूइंग द लिटरेचर। जब आपने एक टॉपिक चूज किया, एक प्रॉब्लम चूज किया जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बाद आपको लिटरेचर का रिव्यू करना है, यानी आपको देखना है कि इससे पहले या अब तक इस टॉपिक पर, इस प्रॉब्लम पर कितनी रिसर्च आ गई है, उनका आउटकम क्या था, उनका रिजल्ट क्या था, उन्होंने कौन से मेथड्स यूज़ किए हैं। दोस्तों, ये सारे स्टेप्स हम ये भी अलग अलग डिस्कस करेंगे, ये ब्रॉडली। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखिए हेडिंग ऑफ द स्टेप्स। तो तीसरा है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। जब आपने रिव्यू लिटरेचर किया, उसके बाद आप क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स एम्स डिसाइड कर सकते हैं और हाइपोथेसिस भी, और उसी के साथ वेरिएबल्स भी कि इसके आप क्या क्या वेरिएबल्स ले सकते हैं और क्या क्या आप हाइपोथेसिस बना सकते हो। ये भी डिपेंड करता है कि लिटरेचर ऑफ रिव्यू क्या कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। जब आपने ये तीन स्टेप किए, अब आपको डिज़ाइन चूज़ करना है कि आप किस तरह से इस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। आप किस तरह का सैंपल लेंगे, सैंपल साइज़ कितना लेंगे आप, और इसके अलावा आप मेथड्स कौन-कौन से यूज़ करेंगे, ये सारा आता है डिज़ाइन में। उसके बाद डिसाइडिंग ऑन द सैंपल साइज़ कितना लेंगे आप, किस तरह से आप सैंपलिंग को चूज़ करेंगे, ये अलग मेथड भी है यहाँ पर। उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप है वो है कलेक्टिंग डाटा। जब आपने सैंपल साइज़ भी डिसाइड किया, अब आपको डेटा को कलेक्ट करना है। जब आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। अब आपको डाटा प्रोसेस करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको एडिट वगैरह करना है, ये सारा उसमें आता है। उसके बाद आता है एट स्टेप रिपोर्टिंग, राइटिंग द रिपोर्ट, यानी एट द एंड आपको रिजल्ट, कंक्लूजन या रिपोर्ट उसका लिखना है कि आपने ये सारा रिसर्च अगर किया है, इससे आपको क्या मिला है, आप किस नतीजे पर पहुंच गए हैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने एक ग्राफिकल यहाँ पर बना दिया है इन स्टेप्स का कि किस तरह से स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है, अभी मैंने कहा कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। दूसरा आता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। तीसरा आता है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस वगैरह इसमें आता है। और चौथा जो इसमें आता है चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन, फिर डिसाइडिंग सैंपल साइज और सैंपल डिज़ाइन जिसको कहते हैं। उसके बाद आता है कलेक्टिंग द डेटा। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। और उसके बाद आता है एट स्टेप राइटिंग द रिपोर्ट। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहता है तो वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है इन सारे स्टेप्स का। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हर एक रिसर्च में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको प्रॉब्लम चूज करना है, क्योंकि जब किसी रिसर्चर को प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई टॉपिक नहीं होगा तो वो किस पर रिसर्च करेगा। तो सबसे पहले हर रिसर्च में यही आता है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है टॉपिक चूज करने में। जब आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे, इट शुड बी वेल रिटन सो एज टू प्रोवाइड क्लियरिटी ऑफ द टॉपिक। यदि जब भी आप कोई प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि आप किस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए कि जो जो भी इसको पढ़े या जो भी इसको देखे, उसको टॉपिक सीधा समझ में आना चाहिए कि रिसर्च किस पे की जा रही है या रिसर्च करने का मकसद क्या है, इसमें क्या ये ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होता है, इससे एक रिसर्चर को एक रास्ता मिलता है, एक जरिया मिलता है, यानी वो बाकी स्टेप्स
इसके ज़रिए बाकी स्टेप्स भी आसानी के साथ डिसाइड कर सकता है कि अब फर्दर इसके बाद क्या-क्या होगा। जब प्रॉब्लम सही से डिसाइड किया गया हो, अच्छे से डिफाइन किया गया हो, तो उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव्स उस टॉपिक से रिलेटेड चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड होते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है, और हाइपोथेसिस भी डिपेंड होता है उसी पर। तो जब आप पहले प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करते हो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव चूज़ करने में आसानी होती है। और इसके अलावा जब आप मेथोडोलॉजी चूज़ करते हो, मेथोडोलॉजी डिपेंड होता है कि आपका टॉपिक कैसा है, आपका प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी आपको डिसाइड करने में आसानी होती है जब आप क्लियरली अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर देते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने होते हैं जब आप प्रॉब्लम या टॉपिक चूज़ कर लेते हो। तो उसके बाद आता है दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है, जो भी प्रॉब्लम आपने चूज़ किया है, जिस पर आपको रिसर्च करना है, अब आपको देखना है कि अब तक कितने रिसर्च उस टॉपिक पर हुए हैं, या उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उन पर भी आपको देखना है कि कौन-कौन से रिसर्च आया है। उसमें आपको ये भी देखना होता है कि उन रिसर्च में कौन-कौन से मेथड्स उन्होंने यूज़ किए थे, उन्होंने कौन से ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे लिखे थे, और उन्होंने किस तरह से डाटा कलेक्ट किया था। फिर उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था और उस पर एनालाइज़ किया था, उनके रिज़ल्ट्स फिर कैसे आ गए थे, और एट द एंड रिसर्चर अपने रिसर्च पर कुछ सजेशंस भी देता है। आपको ये भी देखना होता है कि उन्होंने कौन से सजेशंस दिए हैं, उन्होंने क्या-क्या कहा है कि किस-किस टॉपिक पर अब रिसर्च किया जा सकता है। यानी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हो। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे रिसर्चर को ये भी फ़ायदा मिलता है कि वो देखता है कि कहीं ये सेम टॉपिक या सेम एरिया पर नहीं हुआ है, ताकि वो बच जाए डुप्लीकेसी पर, यानी डुप्लीकेट रिसर्च ना आए। अगर किसी एक बंदे ने ऑलरेडी उसी टॉपिक पर उसी एरिया पर रिसर्च किया है और दूसरा भी वही करना चाहता है, और जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेगा, उसको उसको पता चलेगा कि इस टॉपिक पर रिसर्च ऑलरेडी हुआ है और इस एरिया में रिसर्च हुआ है, तो फिर वो टॉपिक चेंज कर सकता है या दूसरा उसमें कोई चेंजेस कर सकता है, और डुप्लीकेसी से वो बच पाएगा। अगर उसने रिव्यू नहीं किया, ऐसे ही टॉपिक चूज़ किया और रिसर्च करने लगा, और फिर जब रिसर्च ख़त्म होगी, तो तब पता चलेगा कि ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक रिसर्च हुई है, तो उसका वो सारा टाइम, सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है रिव्यू ऑफ रिसर्च में, इसलिए ये रिव्यू ऑफ रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने इनको कुछ पॉइंट्स में और अच्छे से लिखा है, ताकि आपको और भी विदिन शॉर्ट टाइम में आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इससे क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी डुप्लीकेट नहीं होगा इससे। इससे हम बच पाते हैं कि हमें पता चलता है कि किस-किस टॉपिक पे रिसर्च हुआ है और वहाँ पे उन्होंने क्या सर्च किया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प द रिसर्चर टू फाइंड आउट व्हाट अदर्स हैव लर्न्ड। इससे उनको ये भी पता चलता है कि जो बाकी रिसर्चर है जिन्होंने इस टॉपिक के जैसा रिसर्च किया है, या इसी टॉपिक पर किसी और एरिया पर रिसर्च किया है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या फाइंड किया था, उन्होंने वहाँ पे क्या पाया है, उनका जो रिजल्ट्स है, कंक्लूजन है, वो कैसे हैं, तो आप ये भी जान लेते हैं। इसके अलावा ये रिसर्चर को ये भी हेल्प कर इस चीज़ पर भी हेल्प करता है कि उसको पता चलता है कि उन रिसर्चर्स ने कौन-कौन से मेथोडोलॉजी, कौन-कौन से तरीके यूज़ किए थे इस रिसर्च पर, क्योंकि आपका रिसर्च भी उनकी जैसा रिसर्च है, तो आप आपको भी फिर आसानी हो जाती है ये डिसाइड करने में कि आपके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी बेस्ट होगी, क्योंकि जब आप देखते हो कि बाकी ने कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए, तो आप भी फिर वैसे ही मेथड्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये भी पता चलता है आपको कि उन्होंने किस-किस टॉपिक पर रिसर्च किया है और किस तरह से रिसर्च किया है। यानी इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड और कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ये भी फ़ायदा मिलता है कि आपको ये पता चलता है कि अब तक जो भी रिसर्च आई हैं, वो जिन टॉपिक पर थे, उनकी क्या-क्या कंट्रोवर्सीज़ हो गई थी, क्या-क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हो गई थी, या क्या-क्या इनकंसिस्टेंस थी, जो कि उनकी फाइंडिंग्स थी। हर एक रिसर्च की अलग फाइंडिंग्स होती है लास्ट में, तो आपको पता चलता है कि उसकी क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हो गई थी, या उसमें क्या इनकंसिस्टेंसीज़
हो गए थे। इसके अलावा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से आपको ये भी फ़ायदा मिलता है कि आप जान पाते हैं कि क्या कहीं उन रिसर्च के बाद क्या कौन-कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अनआंसर्ड रहे, यानी जिनका अभी तक उनको सॉल्यूशन नहीं मिला है, वो भी आपको पता चलता है कि कौन-कौन से प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनका सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है, तो आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी फिर ढूँढने की कोशिश करोगे। इट माइट बी हेल्प द रिसर्चर टू डेवलप एनालिटिकल फ्रेमवर्क, या इससे रिसर्चर को ये भी हेल्प मिलता है कि वो एक फ्रेमवर्क डेवलप कर सकता है कि किस तरह से वो रिसर्च का प्रोसेस आगे बढ़ाए, क्या-क्या तरीके वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा इसमें ये भी है कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से ही पता चलता है कि आप किस तरह के वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे इसमें, किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च में होंगे और क्या है डिज़ाइन आप यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने रिव्यू ऑफ रिसर्च नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी होंगे जो प्रीवियस रिसर्चर्स को सामने आए थे। तो अगर आपने उनको वो रिसर्च का रिव्यू नहीं किया तो आपको पता कहाँ चलेगा कि उनके सामने कौन-कौन से वेरिएबल्स आ गए थे, कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आ गए थे जिन पर उन्होंने रिसर्च नहीं किया है, या जो अनआंसर्ड रहे हैं क्वेश्चंस। तो ये सारा आप जानते हैं जब आप रिव्यू ऑफ रिसर्च करते हैं, तो इससे आपका रिसर्च बेहतर तरीके से जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी वो रहता है। इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा है वो है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। जब आपने रिव्यू रिसर्च किया उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आप कौन से वेरिएबल्स आपको यूज़ करने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होंगे, या हाइपोथेसिस भी क्या होगा। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद ही आप ये सारा डिसाइड कर लेते हो। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि आपके रिसर्च के एम्स, यानी आप क्या-क्या इस रिसर्च में, इस प्रॉब्लम में आप क्या-क्या ढूँढना चाहते हैं, वो आप ऑब्जेक्टिव्स के सूरत में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसके अलावा उसमें हाइपोथेसिस भी आते हैं, यानी जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको आपको क्या-क्या इसमें ढूँढना है, कौन-कौन से क्वेश्चंस का आंसर आपको चाहिए इस रिसर्च में, और यही आंसर्स ढूँढने के लिए आप हाइपोथेसिस भी बना लेते हो। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब है कि अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी आप रिसर्च करने से पहले ही गेस कर लेते हो, अंदाज़ा कर लेते हो कि इसका सॉल्यूशन ऐसा आ सकता है। अब आप ये कैसे करते हो? अब अभी तो आपने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप गेस कर लेते हो कि इसका आंसर ये आएगा। ये भी डिपेंड होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्योंकि आपने देखा होता है, आपने बहुत सारे रिसर्च पढ़े होते हैं, उनका रिव्यू किया होता है कि उन्होंने ऐसे ही सिमिलर टॉपिक्स पे रिसर्च किया था और उनका जो हाइपोथेसिस क्या था, उनका जो कंक्लूजन, उनकी जो फाइंडिंग्स थे वो क्या थे, और उसी पे अंदाज़ा करके, उसी पे इन्फ्रेंस करके आप अंदाज़ा करते हो कि आपके रिसर्च का भी रिज़ल्ट कुछ ऐसा आने वाला है। ये सारा डिपेंड होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। दोस्तों, ये जो हाइपोथेसिस है, ये हमें अलग से पढ़ना है डीपली। अगर हम यहाँ पर ये सारा डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके टाइप्स होते हैं और फिर उसको टेस्ट करने का तरीका, ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इससे ये जो स्टेप्स हैं, इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा याद रखने में। तो इस वक़्त इस वीडियो में हम स्टेप्स याद रखने की कोशिश करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये भी अलग से हमें पढ़ना है। इसके अलावा ये जो हाइपोथेसिस है, इसको भी हमें अलग से और पढ़ना है, और इसके अलावा सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, ये भी हमें पढ़ना है। ये 3 टॉपिक हमें अलग से पढ़ने हैं, लेकिन ये इन स्टेप्स में आते हैं। तो फिलहाल आप इनके हेडिंग्स और इतना याद रखिए जितना मैं आपको बताता हूँ, यही आपको फिलहाल इम्पोर्टेंटली याद रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, कि हम पहले से ही गेस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन ऐसा आ सकता है। ये डिपेंड होता है हमारे रिव्यू ऑफ रिसर्च पर। इसके अलावा चूजिंग द स्टडी डाइन, यानी फोर्थ स्टेप आता है। जब आपने हाइपोथेसिस भी डिसाइड कर लिए, अब आपका फोर्थ स्टेप आता है कि अब आप डिज़ाइन चूज़ करते हो। डिज़ाइन का मतलब हमने पहले भी ये स्टेप्स कुछ पढ़े थे। डिज़ाइन का मतलब है कि अब आप ब्लूप्रिंट बनाते हो अपने रिसर्च का, कि आप किस तरह के सैंपल चूज़ करेंगे, आप किस टाइप के सैंपल यूज़ करेंगे, आप किस तरह के मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, आपके कौन से वेरिएबल्स होंगे, आप क्या-क्या प्रोसीजर्स इसमें करेंगे, किस तरह के टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे, जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ये सारा इसमें आपको आता है। यहाँ पर इस पॉइंट में देखिए, इट इज़ अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स, जिसमें मेथड्स आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, यानी ये सारा इसमें आप मतलब डिसाइड कर लेते हो कि आप किस किस तरह से ये रिसर्च आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, डिसाइडिंग ऑन द सैंपल साइज़। अब आपने सैंपल साइज़ चूज़ करना है कि आप किस तरह के सैंपल यूज़ करेंगे, इसके सैंपल साइज़ कितना होगा, और फिर उनको
एनालाइज़ किसे करेंगे, ये सारा आप इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले सैंपल क्या है? अभी मैंने आपको कहा कि हम अलग से भी पढ़ेंगे सैंपल क्या है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि सैंपल ऐसा होता है कि ये एक पॉपुलेशन का एक छोटा-सा हिस्सा होता है। यानी जिस चीज़ पर हमें रिसर्च करना होता है, उसका एक हिस्सा हम लेते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना है, उसमें मान लो कि 10,000 बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हम सारे 10,000 बच्चों से इंटरव्यू नहीं करेंगे, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम उसमें से मान लो कि 100 बच्चे लेंगे या 200 बच्चे लेंगे रैंडमली, तो उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर जब हम रिज़ल्ट देंगे, तो वो पूरे कॉलेज का होगा। तो हमने 1000 में से सिर्फ़ 100 बच्चे या 200 बच्चे लिए हैं, तो इसको हम कहते हैं सैंपल। ये जो पूरा 1000 बच्चे थे उस कॉलेज में, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये सारा जो भी होता है जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। उसमें से जो हम एक छोटा-सा हिस्सा लेते हैं स्टडी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सैंपल। कुछ रिसर्च ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरी सारी पॉपुलेशन को अलग-अलग इंटरव्यू किया जाता है। उसको उसको कहते हैं सेंसस। जो आप देखते हो जो 10 साल के बाद इंडिया में होता है सेंसस, उसको बोलते हैं उसमें सारे अलग-अलग इंडिविजुअल से हर एक नॉलेज, हर एक जानकारी ली जाती है और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सेंसस। लेकिन यहाँ इस सैंपलिंग में हम एक छोटा-सा हिस्सा लेते हैं। तो सैंपलिंग डिज़ाइन में हम यही देखते हैं कि हम किस तरह के सैंपल यूज़ करेंगे। सैंपलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें 2 कैटेगरीज़ में ये टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। एक को नाम दिया गया है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरे को नाम दिया है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में अलग-अलग सैंपलिंग आते हैं। इसमें खास तौर पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग आता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आता है, क्लस्टर सैंपलिंग आता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग आता है। ये हम सारे अलग-अलग पढ़ेंगे अलग वीडियो में बहुत डीपली। इसके अलावा ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आता है, उसमें आता है जजमेंटल सैंपलिंग आता है, कन्वेंस सैंपलिंग आता है, एक्सीडेंटल सैंपलिंग आता है। ये सारे हम पढ़ लेंगे अलग से। इसके अलावा एक और टाइप इसमें है जिसको हम बोलते हैं कॉशी रैंडम सैंपलिंग, जिसमें मल्टी स्टेज सैंपलिंग आता है या प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज़, जिसको हम कोडा सैंपलिंग भी बोलते हैं। ये भी हमको अलग-अलग से पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए कि सैंपलिंग डिज़ाइन में हम सैंपलिंग टाइप यानी हम कौन से सैंपलिंग चूज़ करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं और सैंपल साइज़ कितना हम लेंगे, ये भी हम डिसाइड करेंगे और फिर उसको चूज़ कैसे करेंगे, ये किस बिना पर हम डिसाइड करते हैं। जो हमारा टॉपिक होता है, रिसर्च का प्रॉब्लम होता है, ये उसी पे डिपेंड करता है। हमारा डिज़ाइन कैसा है, उसी के बिना पर ये डिपेंड करता है कि उसी तरह का हम सैंपल भी लेते हैं। और जितनी हमारी पॉपुलेशन होगी, मतलब जो हमारा टॉपिक होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा, जिस पे हमें रिसर्च करना होगा है, उस पे हम देखते हैं कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उससे रिलेटेड फिर उसी हिसाब से हम सैंपल भी चूज़ कर लेते हैं। तो ये सारा उसी पे डिपेंड होता है कि प्रॉब्लम हमारा कैसा है और हमारा रिसर्च डिज़ाइन कैसा है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे अलग से। तो जब हमने सैंपल भी चूज़ कर दिया, उसके बाद होता है 6th स्टेप कलेक्टिंग डाटा। अब हमें डाटा कलेक्ट करना है उन पर्सन से जो हमने एज़ अ सैंपल लिया है। तो डाटा कलेक्ट करने का मतलब है कि उनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं या जो भी जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है, वो जानकारी हम जमा कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं डाटा कलेक्ट करना। अब ये डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, इसके भी अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करता है, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्या होता है, या कोई कोई क्वेश्चनियर बना लेता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन, मतलब वो खुद ही क्वेश्चन एक पेज पर कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर लेता है और फिर जाके वो उनसे पूछ लेता है जिनसे उनको रिसर्च करना होता है। या कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू भी करता है, यानी टेलीफोन के ज़रिए से ही इंटरव्यू वो कर लेता है। तो अलग-अलग तरीके होते हैं ये डाटा जमा करने का। या कोई ऑब्जर्वेशन करता है, दूर से उनको देखता है और फिर डाटा जमा करता है। इसके अलावा कुछ इसमें आता है कि इन डेप्थ इंटरव्यूज़ कोई करता है, या फोकस ग्रुप डिस्कशन करता है, या KII जिसको बोलता है की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के तरीके होते हैं, जिस तरह से हम इंटरव्यू अलग-अलग तरीके से हम इंटरव्यू करते हैं। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हम बहुत सारे तरीकों से डाटा जमा करते हैं। तो ये सेकंड स्टेप था हमारा कि हमें डाटा कलेक्ट करना है। उसके बाद जब हमने डाटा भी कलेक्ट कर दिया है, उसके बाद 7th स्टेप में आता है कि हमें इस डाटा को अब प्रोसेस करना है और एनालाइज़ करना है। डाटा प्रोसेसिंग और एनालाइज़ का मतलब ये है कि हमें
ये डाटा अब तक आया था, ये था हमारे पास रॉ फॉर्म। रॉ का मतलब है कि ये कोई सीक्वेंस की वजह से नहीं नहीं था, या इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, कोई मिसप्रिंट भी हो सकता है। अब हमें इसको ठीक करना होता है, कहीं-कहीं पर एडिट भी करना होता है। मान लो कि कोई नंबर अगर मिस हो गया है, या कोई नंबर सही से दिख नहीं रहा है, तो हमें उसको ड्रॉप भी करना होता है, या कोई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, इनकम्प्लीट होती है, तो हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें उसको भी ड्रॉप करना होता है, और खुद से भी हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, उसको पूरा नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, या किसी रेस्पोंडेंट का आंसर, या जिससे हमने क्वेश्चन पूछा, अगर उसने आंसर हमें लगता है कि उसने सही आंसर नहीं दिया है, या आधा ही आंसर है, तो हम उसको भी डिलीट करते हैं। इसी तरह कोई मिसप्रिंट हो गया है, उसको भी हम डिलीट करते हैं। यानी हम डाटा को एडिट करते हैं, उसको क्लियर करते हैं, और उसको सीक्वेंस वाइज बना लेते हैं, और फिर उसको कोडिंग भी देते हैं, ताकि स्पेस भी कम हो जाए। जब हमारे पास रॉ डाटा होता है, वो बहुत स्पेस भी लेता है, तो जब हम उसको ग्रुप्स में चेंज करते हैं, और फिर कोडिंग करते हैं, तो इससे हमारा स्पेस भी बहुत कम हो जाता है, और डाटा भी क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्राफ्स वगैरह भी अगर उनको शो करना होता है, तो वो भी उसमें हम बना लेते हैं। तो ये आता है स्टेप नंबर 7th में। उसके बाद आता है पार्ट नंबर 8, रिपोर्ट राइटिंग। जब आपने डेटा को एनालाइज़ भी किया, यानी एडिट सॉर्टिंग करने के बाद आप उसको एनालाइज़ भी करते हो ग्राफ के सोर्स में, या बाकी उसको देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या है। तो अब आपको ये रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट का मतलब है कि अब आपको लिखना होता है कंक्लूजन में कि इस डाटा से आपको क्या मिला है, क्या रिज़ल्ट मिला है, क्या फाइंडिंग्स मिले हैं। ये सारा आपको इसमें लिखना है। उसको बोलते हैं हम रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा डिसेमिनेटिंग, यानी अब आपको इसको पब्लिश करना है, यानी बाकियों तक पहुंचाना है, इसको फैलाना है, इसको बोलते हैं डिसेमिनेटिंग उस रिजल्ट को। और उसके अलावा यूटिलाइजिंग रिजल्ट्स, अब आपको इस रिजल्ट जो भी आपको मिला है उसको करना है, किसी और चीज़ में आपको वो इस्तेमाल भी करना होता है। और ये आता है स्टेप नंबर 8 में। तो जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, यानी कंक्लूजन लिखेंगे अपने रिसर्च का, ये भी आपको अच्छे टर्म्स में लिखना है, उस लैंग्वेज में लिखना है कि जो भी इसको पढ़ेगा या देखेगा, उसको समझ में आना चाहिए कि इस रिसर्च में क्या रिजल्ट्स आया है, क्या फाइंडिंग्स आए हैं। और इसके अलावा आप इस स्टेप में अपने सजेशंस भी देते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड होते हैं, या नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो वो भी आप इसमें लिखते हो। तो और इसके अलावा जब आप इसको डिसेमिनेट करते हो, यानी बाकियों तक पहुंचाते हो, उसके बाद अलग तरीके होते हैं। कोई टर्म पेपर लिखता है, कोई डिसर्टेशन लिखता है, या कोई जर्नल यानी आर्टिकल्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें पब्लिश करता है ये थीसिस, ताकि बाकी भी इससे इसको देखें और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। या कोई सेमिनार्स में अपना पेपर प्रेजेंट करता है, या कोई बुक्स लिखता है, उसमें वो पब्लिश करता है। अलग-अलग तरीके होते हैं डिसेमिनेट करने का, या बाकियों तक पहुँचाने के लिए। और जब ये बाकियों तक पहुँचेगा, तभी कोई इसको इस्तेमाल भी कर सकता है, और किसी को ये फ्रूटफुल लगेगा किसी में इस्तेमाल करने का, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी जिस फील्ड के लिए भी वो सूटेबल होगा, वो रिसर्च वो टॉपिक पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे वो इस्तेमाल हो सकता है। और जब ये रिसर्च रिपोर्ट आप लिखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है कि इसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि क्या-क्या इसमें आना चाहिए, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा-सा आपको याद रहेगा। एन एग्जीक्यूटिव समरी, यानी इसमें आप समरी लिख लेते हो पूरी रिसर्च की, क्या-क्या हमने पाया, या बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है इसका बैकग्राउंड क्या था, ये भी इसमें आना चाहिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी जो अब तक रिव्यू आपने किया था, उसमें क्या-क्या मेन चीज़ें आ गई थी, ये भी आप इसमें कहते हो। और मेथोडोलॉजी आपके क्या-क्या था, किस-किस तरीके से आपने रिसर्च किया, और कौन-कौन से तरीके आपने यूज़ किए डाटा कलेक्ट करने का, वो भी आप इसमें देखते हो। उसके बाद आप अपनी फाइंडिंग्स लिखते हो कि आपने क्या पाया इसमें। और डिस्कशन, फाइंडिंग्स के बाद आप डिस्कस भी करते हो कुछ पॉइंट्स पर, यानी इलाबोरेट एक्सप्लेन भी कर देते हो कुछ पॉइंट्स को। उसके बाद आप कंक्लूजन देते हो एट द एंड, यानी इन शॉर्ट आप लास्ट में कंक्लूजन भी देते हो उसमें। और रिकमेंडेशन, यानी आगे आप क्या चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या आप लिखते हो कि वहाँ पर कि अब इन क्वेश्चंस पर भी रिसर्च होना चाहिए, या ये रिकमेंडेशंस होने चाहिए, ये भी आप इसी रिपोर्ट में लिखते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थे रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।